और जेकेएलएच लाइव खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की नाकाम साजिश लगातार जारी है। हालांकि एनआईए और अन्य भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को असफल करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। ताजा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक सदस्य को जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। कुपवाड़ा जिले के मोहम्मद उबैद मलिक नाम का आरोपी लगातार पाक में बैठे जैश के कमांडर के संपर्क में था। जांच से पता चला कि आरोपी पाक स्थित कमांडर को गुप्त सूचना विशेष रूप से सैनिकों और सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में बता रहा था। आरोपी के कब्जे से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और उसकी संलिप्तता से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन टीआरएफ ने भी धमकी दी है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने स्थानीय लोगों को G20 बैठक से दूर रहने को कहा है। तो अहम खबर आपको दे दें, G20 बैठक से जुड़ी खबर है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी सामने आई है। G20 बैठक से स्थानीय लोग दूर रहें, उत्तर दक्षिण कश्मीरी भी दूर रहें। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी साजिश मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के कब्जे से आतंकी सामान भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी साजिश मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के कब्जे से आतंकी सामान भी बरामद किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 जेकेएलएच तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, लगातार G20 की बैठक को लेकर हम तमाम तर अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं और इस बीच एनआईए ने भी बड़ी कार्रवाई की है। जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है, उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। टीआरएफ की भी धमकी दी जा रही है। इन तमाम चीजों को अगर देखें तो किस तरह से आप इन तमाम चीजों के ताल्लुक से तमाम तर जो जानकारी है किस तरह से एनालिसिस करेंगे सर? देखिए हिना, ये जो आतंकी है, जो जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव था, इसकी पहचान मोहम्मद उबैद मलिक नाम से की गई है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और एनआईए की छानबीन से ये पता चला है कि ये लगातार पाकिस्तान बेस्ड जो जैश ए मोहम्मद के कमांडर हैं उनके साथ ही इन टच था। एनआईए का ये कहना है कि ये जो मोहम्मद उबैद मलिक है, ये लगातार पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स को जम्मू कश्मीर से सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास किया करता था, जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी की मूवमेंट, ट्रूप डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देता था। एनआईए को इसके कब्जे से काफी मात्रा में डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह भी बरामद हुए हैं और जिससे ये पता चलता है कि इसकी आतंकी गतिविधियों में ये मुलविस था। ये एक क्रैकडाउन है जो एनआईए ने लॉन्च किया है ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकी संगठनों के हैं उनके खिलाफ, जिसकी एफआईआर 21 जून 2022 को जो है वो दाखिल की गई थी और तब से लेकर अभी तक एनआईए इस केस की पड़ताल कर रही है, जिसमें ये सामने आया है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के कहने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप, नारकोटिक्स की खेप वहां से हासिल करते हैं और फिर आईडी बना के उनको जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने बात की लश्कर-ए-तैयबा का जो प्रॉक्सी है टीआरएफ फ्रंट, उसने भी एक धमकी इजरा की है। उसमें टीआरएफ ने लोगों को ये कहा है कि वो
एक तो वेन्यू जहां पर है G20 का, वहां पर ना जाए, और नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के लोगों को भी ये कहा है कि बाहर ना आए। ये बेसिकली सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है। जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने एक क्रैकडाउन लॉन्च किया है, तो उस क्रैकडाउन, ये आतंक के खिलाफ जो क्रैकडाउन लॉन्च किया है, उस क्रैकडाउन से बौखलाकर इन आतंकी संगठनों ने ये जो धमकी दी है, और इस धमकी का मकसद लग रहा है कि लोगों को ये डरा के धमका के ये चाहते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, और आतंकवादी एक ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने G20 का बाइकआउट किया है। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों ने खुले दिल से, खुली बाहों से G20 का जो G20 इवेंट हो रहा है उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसे वो जो है वो उसे वेलकम कर रहे हैं, G20 के डेलीगेट्स को वेलकम कर रहे हैं। तो ये एक प्रोपोगेंडा है जो जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से विफल कर देंगे। जी तेजन जी, ये तो रही इन तमाम अहम जो जानकारियां हैं, जो खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये मौका है और पहली बार ऐसा है जब दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर की एक बेहद खुशाइंद तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर जा रही है। खासतौर पर उन कंट्रीज की भी मैं यहां पर बात करना चाहूंगी जिन्होंने ये एडवाइजरी जारी की थी कि भाई कश्मीर ना जाए, वहां पर कुछ ना कुछ खतरा है। अब जब डेलीगेट्स आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा पैगाम, एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है उन तमाम डेलीगेट्स के जरिए। सोशल मीडिया पर भी आई एम श्योर हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से वो अभी यहां पहुंचे भी नहीं है, लेकिन यहां पहुंचने की जो खुशी है वो दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए। देखिए है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वेलकम कर रहे हैं इवेंट को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ये समझते हैं, ये जान रहे हैं जो इवेंट है उनके लार्जर ये है, जिसको शोकेस किया जाएगा। ग्लोबल कम्युनिटी वहां पर जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, ये मेन स्टे है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी ये चाहते हैं इस तरीके इस इवेंट को डिसरप्ट किया जाए, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। कश्मीर के लोग जो हैं वो पूरी तरह इस धमकियों से डरने वाले हैं, और जैसे कई दिनों से लोग इस इवेंट को लेकर उत्साहित हैं, आगे आने वाले में भी इन 2 दिनों में लोग अपना जो गर्म जोश है, अपना जो खुश है वो पूरा दिखाएंगे। जी तेजन जी, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जो तमाम हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे NIA की बात करें या फिर और दूसरी तमाम एजेंसियां, वो भी अलर्ट मोड पर हैं। यही कोशिश की जा रही है कि इस तरह की किसी भी नापाक हरकत को कतई उसको कामयाब ना होने दिया जाए। और आज जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो धमकी है या फिर जिस तरह से NIA ने टेररिस्ट को भी अरेस्ट किया है, ये तमाम उसी कवायद का नतीजा नजर आ रहा है कि हमारी तमाम तर सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जवान कितने अलर्ट मोड पर हैं। देखिए ना, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो बिल्कुल अलर्ट हैं, वो किसी भी तरह की जो हालात हैं उनको चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो आतंकी संगठन या उनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो टाइम टू टाइम ये कोशिश, ये साजिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, लोगों ने ही, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही उनके जो नाकाम जो मंसूबे हैं उन्हें नाकामयाब करेंगे। हालांकि एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि आतंकवादी इस ताक में रहेंगे कि वो किसी न किसी तरीके हालात को खराब करें। सुरक्षा एजेंसी किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। जी हिना जी, तेजन जी, आखिरी एनालिसिस आपसे ये जरूर चाहेंगे। 2 देश हैं, एक तरफ भारत की तरफ सभी की नजरें हैं, G20 जैसी बड़ी बैठक यहां पर हो रही है, वो भी जम्मू कश्मीर में हो रही है,
और दूसरी तरफ अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात देखें, जहां पर आम लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, वहां पर लोग दवाओं के लिए तरस रहे हैं, उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो पूरी दुनिया अब यह तस्वीर देख रही है। हमेशा भारत कहता रहा है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए, उसके बाद बातचीत की जाए। तो ये दो तस्वीरें दुनिया के लिए ये बताने को काफी है कि भारत आज कहां तक पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दो जो जितना की टू नेशन थ्योरी थी, मजहबी बुनियाद से वो जो आजादी के भारत का जो बंटवारा किया था, पाकिस्तान बनाया था, तो वो टू नेशन थ्योरी जो है वो बिल्कुल फेक। आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में $1 अभी 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब पहुंच चुका है। जब भारत के वैज्ञानिक मार्च से हमारे एयर जो हैं हमारे तैयारे पहुंच चुके हैं, चांद हमने फतेह कर लिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये हालत है कि दाने दाने के लिए वहां के लोग मोहताज हैं, खाना उन्हें नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट होने वाली, और दूसरी तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर को आज दुल्हन की तरह सजाया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो G20 इवेंट हो रहा है, तो ये दोनों हालात देखिए, पाकिस्तान की तरफ ये हालात, लोग आटे चावल के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल सर। उन्हें पाकिस्तान जो आर्मी है अपनी बंदूक की नोक के नीचे उन्हें वहां रखा हुआ है, और आपने कई बार उन लोगों के ये स्टेटमेंट भी को प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि हमें भी आप यहाँ से आजाद करा दीजिए, हमें भी अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बना लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 70 साल में जो POK के हालात हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात हैं, वो बद से बदतर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कश्मीर इतनी तरक्की कर रहा है कि G20 जैसे मुल्क जो है वो वहां पर आके हो रहा है। भारत जम्मू कश्मीर उस इवेंट को, कश्मीर जो टूरिज्म हब है, वहां पर उस इवेंट को होस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल तेजेश जी, और बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है, और उसी बात के साथ हम यहाँ पर अपनी इस बातचीत को भी खत्म करना चाहेंगे कि दुल्हन की तरह श्रीनगर को सजाया जा रहा है। G20 के लिए बाहें फैलाए जो है श्रीनगर तैयार है, और पल पल की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तेजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर बातचीत के लिए, और G20 की लगातार जो अपडेट आप हमारे दर्शकों तक दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजेश सिंह। तो लगातार हम इस अहम खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। JKLH लाइव में अब खबरों को आगे बढ़ाएंगे। एक और बेहद अहम खबर, श्रीनगर में G20 की बैठक कल से शुरू हो रही है। बैठक को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है, वहीं मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। G20 बैठक में हिस्सा ले रहे मेहमानों को जम्मू कश्मीर की संस्कृति, यहां की तहजीब और सकाफत से रूबरू करवाने के लिए खास डोगरा पकवान भी यहां पर परोसे जाएंगे। कलारी भी उनमें से एक है। इसके अलावा वाजवान, जी हां, कश्मीर का सबसे मशहूर वाजवान भी मेहमानों को परोसा जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, और मशहूर शेफ संजय रैना कश्मीरी पकवान तैयार करेंगे। और चलिए हम इस वक्त रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, G20 के लिए कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ के लजीज पकवानों की खुशबू जो है वो अभी से हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। किस तरह की तैयारी, जोशो खरोश खास तौर पर अवाम में जो कश्मीरी लोग हैं उनमें देखा जा रहा है? बिल्कुल हिना, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और कल जो डेलीगेशन है वो श्रीनगर लैंड करेंगे, और उसके बाद वो जो SKSCC है वहां पहुंचेंगे। लेकिन कश्मीर जो जाना ही जाता है दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी के लिए, उस मेहमान नवाजी को दिखाने के लिए जैसे आपने कहा यहाँ के जो मशहूर पकवान हैं वो परोसे जाएंगे, उनको मेहमान नवाजी दिखाई जाएगी। उन जो इसमें कश्मीरी वाजवान है वो खास है, और इसके अलावा जो बताया जा रहा है 50 ऐसे डिश तैयार किए जा रहे हैं
जो इन डेलीगेट्स को उनको परोसे जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के टॉप होटल्स है, होटल ताज और होटल ग्रैंड ललित, वहां पर इन मेहमानों के लिए ये तैयारी रखी गई, क्योंकि मीटिंग SKSCC में है। उसके बाद उनका रहने का जो इंतजाम है खाने पीने का, वो इन होटलों में किया जाएगा। जैसे आपने कहा, कश्मीरी लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि जो ये मीटिंग होगी, जो ये सम्मेलन होगा, यहाँ की टूरिज्म को लेकर होगा, और इस दौरान यहाँ के जो आर्टिजन्स है, खासकर जो कश्मीरी कल्चर से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि खासकर जो तवज्जो है वो इस पर दी जा रही है, कश्मीर की जो सकाफत है, कश्मीर का जो कल्चर है वो दिखाया जाए। इसके अलावा जो जैसे आपको पता ही है, खूबसूरत बनाया गया है पूरे शहर को, IG रोड से लेकर पूरी सिटी को खूबसूरत बनाया गया है, ब्यूटिफाई किया गया है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत। और इसके अलावा सिक्योरिटी में भी काफी सारे इकदाम किए गए हैं, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाकया से निमटने के लिए ये इकदाम उठाए गए। इसके अलावा जैसे आपको पता है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि आराम से जो लोग हैं वो मुख्तलिफ रूट्स पे चले, डाइवर्जन दिया गया है। वही क्योंकि इंतजामिया ने इससे पहले भी ये चेक किया था, अगर ट्रैफिक की नकलो हमल के बीच में जो मेहमान है तो तब क्या सूरत हाल होगी। और जब उन्होंने डाइवर्ट किया और डेलीगेशन के लिए रूट्स खाली छोड़े, वो भी तैयारियां हुई, यानी दोनों पहलू चेक किए गए हैं। अब कल देखना होगा कि किस तरह की ये जो तैयारियां है, क्योंकि ये कल ही रंग लाएगी। और जैसे आपने कहा कि कश्मीरी पकवान, संजय रैना जो कश्मीरी शेफ है वो पकवान तैयार कर रहे हैं, और इसमें खास बात यह है क्योंकि कश्मीरी वाजवान के अलावा यहाँ का यहाँ के जो कुछ जो यहाँ के पकवान है, जैसे लोटस स्टेम है, वो भी उनको परोसे जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के यहाँ के जो कश्मीरी सकाफत, जैसे हाक वगैरह है, जैसे जो लेट्यूस रहता है, वो भी परोसे जाएंगे उनको, क्योंकि लोग काफी पुरुमीद है, खासकर जो आर्टिजन्स है, जो हैंडलूम से या जो दीगर आर्टिजन्स है, उनके लिए ये सौगात है, वो मुतमईन, वो पुरुमीद है, क्योंकि कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार, क्योंकि यहाँ की सकाफत जब डेलीगेशन आएगी, क्योंकि यहाँ की सकाफत दुनिया भर में एक उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो शोकेस किया जाएगा यहाँ का जो कल्चर है। आबिद आपकी इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। आबिद, सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि जो भी NH है, तमाम रोड्स हैं, तमाम राब्ता सड़कें हैं, खास तौर पर वहां हर गाड़ी की गहन चेकिंग की जा रही है। हर शख्स को कहा गया है कि वो अपने आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ ही रहें। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल आज खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे आबिद। बिल्कुल हिना, हर जगह कैमरे नस्ब किए गए हैं और हर मूवमेंट पे नजर बनाई रखी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं परिंदा भी पर न मार सके, उस तरह की सिक्योरिटी ग्रिड तैयार किया गया, क्योंकि 3 टायर जो सिक्योरिटी लेयर है वो तैयार की गई है। IG रोड पे हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, आज भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। आप देखिए, सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा मोटर क्रेड ड्रिल तक हुआ, क्योंकि जो डेलीगेशन आएगी वो उन्हीं मोटर क्रेड्स में होके श्रीनगर एयरपोर्ट से होके SKSCC पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है पूरे जो IG रोड से SKSCC तक मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरेज नस्ब किए गए। इसके अलावा BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है, मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा अगर कुछ अनटूवर्ड लग रहा है, कुछ हसास लग रहा है, उन गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स मुख्तलिफ मकामात पर चेक किए जा रहे हैं। हालांकि ये एहतियाती तदाबीर है, और क्योंकि मेहमान आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो और कोई भी नाखुशगवार वाकया ना हो, इसी तरह से ये जो एहतियाती तदाबीर ये उठाई गई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, क्योंकि स्क्रीन पे भी विजुअल हम चला रहे हैं, ये गुज़श्ता 10 दिनों से ये सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात है, उसके बाद इस तरह का जो इवेंट हो रहा है ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल उसी कामयाबी को मजीद बढ़ावा देने के लिए, कोई भी कोताही बरतने के लिए ये सिक्योरिटी आबिद, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और अभी हम बात कर रहे थे सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKL तेजेंद्र सिंह सोढी जी से, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि श्रीनगर को किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। तो एग्जैक्टली वही तस्वीर नजर आ रही है वहां। बिल्कुल है ना,
जो श्रीनगर की तस्वीर है, बिल्कुल जैसे नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, बिल्कुल श्रीनगर को दुल्हन जैसी तस्वीर में सजाया गया है और लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि शाम के औकात में जब कल रिवर झेलम फ्रंट पे जो वो पार्क का इफ्तिताह हुआ था, उसके बाद शाम को जब लोग गए थे वहां पे, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। लोग गए थे, आउटिंग कर रहे थे, फैमिलीज के साथ लोग जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, ये तस्वीरें लगातार हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आबिद हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। खबर हिमाचल से, जहां शिमला में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बागियों का मुद्दा गूंजा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी ना हो। विधानसभा चुनाव में जिनकी वजह से, जिनके कारण पार्टी हारी है, उनकी वापसी के दरवाजे बंद रहें। बागियों की भाजपा में वापसी से संकेत गलत जा सकता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को फिर से पार्टी में शामिल ना किया जाए। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बड़ी बात कही है यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने, जयराम ठाकुर ने, कि बागियों के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद रखे जाएं। डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल ही ना, दरअसल मौका था जब केंद्र सरकार के 8 साल के जो काम थे उनको जनता तक पहुंचाना था। घर घर तक पहुंचाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया जाएगा और 3 चरणों में ये कैंपेन होगा। लेकिन इस वक्त नेताओं की जब बोलने की बारी आई तो सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो लोग विधानसभा चुनावों में 2022 के दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें जो भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार हैं ऐसे और जो पार्टी के खिलाफ जाकर जिन्होंने काम किया है, ऐसे निष्कासित लोगों को वापस भाजपा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा या फिर पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा। तो ऐसे में ऐसे लोगों को पार्टी में फिर से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो बड़ा संकेत उनकी तरफ से रहा, एक अपना रुख उन्होंने खुले मंच पर स्पष्ट कर दिया। हालांकि क्योंकि वहां पर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के अलावा, तो ऐसे में क्लोज डोर जरूर था, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश कार्य समिति में शामिल होते हैं और अपनी बात, अपनी लाइन स्पष्ट रूप से सभी के सामने रख देना ये बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि संगठन इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है, क्या उनकी बात को माना जाता है और किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाता है या फिर अपनी अलग लाइन लेकर, क्योंकि राजीव बिंदल हमने देखा है पिछली बार भी जब अध्यक्ष बने थे तो शुरुआती दौर में, हालांकि थोड़े समय के लिए वो अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के, लेकिन उस वक्त भी जो निर्णय थे उनमें उनकी अपने विचार अधिक थे। और ऐसे में क्या इस बार जयराम ठाकुर के इन विचारों को संगठन में कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब संगठन मंत्री का भी परिवर्तन हुआ है, हिमाचल के संगठन मंत्री को दिल्ली भेजा गया है, वहां से सिद्धार्थन नए संगठन मंत्री भाजपा के आए हैं। तो अब देखना होगा कि संगठन किस तरह से काम करता है। क्या भाजपा को वही दिक्कतें फिर से झेलनी पड़ेगी जो विधानसभा चुनावों में झेली थी और हार भाजपा की हुई थी विधानसभा चुनावों में? यहाँ छोटा सा आपसे एक मामला जरूर जानना चाहेंगे, जो कि अब 2024 पर भी नजर है, चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें। कहीं ना कहीं अगर जयराम ठाकुर की जो बात है उस पर अमल किया जाता है तो ये एक नजीर साबित होगा उन लोगों के लिए जो कि इलेक्शन आते आते कहीं ना कहीं बगावत कर देते हैं। अब ये मैसेज अगर चला गया तो बहुत नजीर साबित होगी, एक बड़ी बात होगी। किस तरह से देखेंगे आप इसको राजेंद्र? बिल्कुल, स्वीटेबिलिटी की पॉलिटिक्स को नकारने की बात कही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों के समय भी हमने देखा, उस वक्त भी ये बात कही गई थी जब उपचुनाव हुए थे कि स्वीटेबिलिटी की पॉलिटिक्स बीजेपी में नहीं चलेगी। जो भाजपा के साथ जुड़ा है और संगठन के आदेशों को जो कार्यकर्ता मानता है उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर बाद में जब विधानसभा चुनाव आए तो बहुत से लोग, बहुत से नेता ऐसे थे जो पार्टी के विरुद्ध जिन्होंने उपचुनावों में काम किया था उनको दोबारा से भाजपा में शामिल किया गया और उपचुनावों में फिर दोबारा से वही बगावत
काफ़ी नेताओं की देखने को मिली। अब देखना होगा ये स्टेटमेंट जयराम ठाकुर ने दी है और संगठन का क्या रुख रहता है। हालांकि बार बार भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि जो बागी नेता हैं उनको वापस शामिल नहीं किया जाएगा, सुटेबिलिटी की पॉलिटिक्स भाजपा में नहीं चलेगी। लेकिन हमने देखा कि जब राजनीतिक समीकरण बनते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो बहुत से वायदे, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पीछे रह जाती हैं और नए दौर के साथ दोबारा से नेताओं को शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अगर भाजपा ये लाइन क्लियर करती है कि किसी को अंदर नहीं लिया जाएगा तो फिर बड़ी बात होगी और एक क्लियर लाइन भी हो जाएगी। लेकिन अगर संगठन में वापस लिया जाता है, भाजपा में शामिल किया जाता है, तो फिर गुटबाजी को हवा मिलेगी। क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और तमाम नेता कह रहे हैं कि जो बागी हैं उनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ अगर उनको शामिल किया जाता है तो फिर चर्चा का विषय जरूर होगा। बिल्कुल, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।